सरगोदा रीजन का ताल्लुक ऐसे इलाकों में होता है जहां ज़मीन सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो रही है, पानी का TDS हाई है और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजहर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सॉइल टेस्टिंग लैब से है। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है और हुकूमत के इस हवाले से क्या इकदाम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले बताएं कि इस वक्त जो सरगोदा रीजन की ज़मीनें हैं उनमें कितना ज़मीन ख़राब हो रही है? सर ज़मीन ख़राब होने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि नहरी पानी कम है। नहरी पानी की कमी के पेश नज़र फार्मर्स, हमारे किसान भाई मजबूर हैं कि ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करें। चूँकि हम साल से ट्यूबवेल का पानी चेक कर रहे हैं, ट्यूबवेल के पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। तकरीबन हमारे पास जितने पानी आते हैं 70 to 80% ऐसे पानी है जो ज़मीनों के लिए नुकसानदेह हैं। और ज़मीनों के नुकसानदेह होने की वजह यह है कि उनमें जो नमकियात हैं वो परमिसिबल लेवल से बहुत ज़्यादा है। कितनी है एवरेज, कितनी आ रही है? जी ऐसे है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो बेस्ट पानी है ना इरिगेशन के लिए वो हम कंसिडर करते हैं नहर का पानी। नहर के पानी की जो EC होती है वो 240 से 260 तक होती है। नहर का पानी चूँकि दरियाओं से आता है और पीछे ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, ये पानी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अब इससे हम तकाबल कर सकते हैं अपने ट्यूबवेल के पानी का। हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल के पानी आ रहे हैं उनकी रेंजेस 3000 4000 EC तक जा रही हैं, जबकि इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर 1000 तक पानी में नमकियात हैं तो वो पानी मौजू है। अगर 1000 से 1250 तक है तो वो पानी दरमियाना मौजू है। हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पानी को आप नहर के पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अक्सर किसान आते हैं और उनकी ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, TDS ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन जो है वो कलराठी होना शुरू हो चुकी होती है या हो चुकी होती। तो इस वक्त कोई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के कि किसानों को गाइड किया जाए या कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जाएँ? ये हमारी जो लैब है बेसिकली ये फैसिलिटी ये तो प्रोवाइड कर रही है कि फार्मर्स इधर आते हैं, अपनी ज़मीन टेस्ट करवाते हैं और हम उनको टेस्टिंग के बाद बता देते हैं कि आपकी जो ज़मीन है इसमें सैलिनिटी का या सोडेसिटी का इशू है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं है कि हम उनको कोई उसकी करेक्टिवनेस के लिए कोई चीज़ दे सकें। ऐसा हमारे पास फ़िलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। तो जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं और बड़े लार्ज स्केल पे हो रही हैं, तो फिर क्या करें? वो किधर जाएं इस वक्त? सर मैनेजमेंट है और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका जस्ट पता चल जाए कि इसका रीज़न बैक पे ये है तो उसको वो मैनेज कर सकते हैं, उस रीज़न को दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद नुकसान से बच सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो एक जिप्सम का अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो ज़्यादातर ज़मीनें जो सोडेसिटी का शिकार हैं, क्योंकि सोडेसिटी एक ऐसा इशू है जो जिप्सम के बगैर ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी ज़मीनों में जिप्सम डालने की ज़रूरत है। तो अगर कोई जिप्सम का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो काफ़ी सारी ज़मीनें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। जिप्सम का कितना खर्चा आता है? सर फी एकड़ डिपेंड करता है कि हमारी ज़मीन जो है उसमें सोडेसिटी का लेवल के साथ तक है। जितनी ज़्यादा सोडेसिटी होगी तकरीबन अगर आप 20 या 30 बैग भी लगा लें तो तकरीबन 200 के लगभग जिप्सम का रेट होगा। तो मिनिमम तो ये कॉस्ट है। बाकी यानी ये 5000 से कम है कॉस्ट? जी 5000 से कम भी है और कहीं में ज़्यादा भी है, ये तो डिपेंड करता है। एवरेज अगर हम 5000 लगाएं तो अगर गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे भी प्रोजेक्ट दे तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? सर दूसरी एक चीज़ जो है ना जो ये है कि अगर हमारे पास जिप्सम होगी तो जब तक हमारे पास गुड क्वालिटी वाटर नहीं है तो जिप्सम का भी हमें फ़ायदा नहीं है। सरगोदा में एक ये भी इशू है कि नहरी पानी चूँकि थोड़ा है और ट्यूबवेल का जो पानी है वो ज़्यादातर ख़राब है। तो ऐसे पानी से ज़मीन जो है सोडेसिटी का इशू जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई TDS वाटर जो है इसको किसी तरीके से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है? जी हाई TDS वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है एक हद तक। अगर हाई TDS हैं विद इन लिमिट हैं उसको मिक्स कर सकते हैं। लिमिट क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर 1250 तक है तो हम कहते हैं ये पानी जो मीडियम रेंज का है। अब इसको हम नहर के पानी के साथ मिक्स कर लें तो हम इसको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। दूसरा एक तरक्की याफ्ता ममालिक में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, तो वो जितने भी नमकियात पानी में होते हैं उसको वो निकाल देते हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा बागात हैं और हमें पता है हमारे ट्यूबवेल का पानी ख़राब है तो हमें चाहिए कि हम मिक्स करके लगाएं। अगर हमारा बाग नहीं है, बाकी फसलात हैं, तो हमें चाहिए कि हम अच्छा कुछ जिप्सम के पत्थर भी रखते हैं ट्यूबवेल की होदी में, उससे फ़र्क पड़ता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बाज़ ज़मींदार ये समझते हैं कि अगर हमने जिप्सम डाल गया तो हमारे सारे मसाइल हल हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है। जिप्सम सिर्फ ऐसे पानी में इस्तेमाल होगा जिस पानी की RSC हाई है। RSC हाई का मतलब ये है कि ऐसे पानी में सोडियम
ज़्यादा है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए हम जिप्सम डालते हैं। तो ऐसे पानी को ठीक करने के लिए जिप्सम की लाइनिंग भी कर सकते हैं आप, ट्यूबवेल में भी पत्थर रख सकते हैं या खेत में भी जिप्सम डाल सकते हैं और ऊपर से आप अपना ट्यूबवेल का पानी लगा सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे पानी जिनमें हाई RSC का इशू है वहाँ हम जिप्सम इस्तेमाल करते हैं, ना कि तमाम पानियों में, क्योंकि जिप्सम बजाते खुद एक नमक है। अगर हमारे पानी में सिर्फ EC ज़्यादा है और हाई SAR का या RSC का इशू नहीं है तो हम जिप्सम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़मीन और ज़्यादा सैलिनिटी की तरफ चली जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जिप्सम डालने से पहले ज़मीन और पानी का तजिया लाजमी करवाएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी ज़मीन को ठीक करना चाह रहे हैं तो पहले पानी और ज़मीन का तजिया करवा लें और जिस नमकियात की कमी या ज़्यादती है उस हिसाब से उसको ठीक करें।